हो गया सर। ओके सर, ठीक है। चलो फिर सर, आज के इनकम टैक्स के स्टोरी में क्या है सर? आज के स्टोरी में कल का ही कंटिन्यूशन, मतलब कल के क्लास में हम लोगों ने डिडक्शन स्टार्ट किया था, तो आज भी डिडक्शन ही करेंगे, क्योंकि 80C से 80U लंबा जर्नी है ना। तो और क्योंकि एक एक सेक्शन को देख रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हम लोग इलस्ट्रेशन भी देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और जैसे कल जहाँ पर हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस भी किया था और कुछ सेक्शंस को भी डिस्कशंस किया था, जैसे कि 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, हाँ सर, CCE। ठीक है, आप लोगों को वहाँ पर एक वैल्यूएशन, एक वैल्यूएबल पॉइंट आपको वहाँ पर मिला था कि सारा का 80CCE में भले ही 80C में, 80CCC में, CCC में, 80CCD में भले ही आपको अलग अलग करके 1.5 लाख तक का मिल रहा हो, लेकिन कुल मिला के आप मैक्सिमम 1,50,000 तक ही आपको लिमिट है रिडक्शन क्लेम करने का। ये बहुत वाइटल पॉइंट था, क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया सर, है ना सर? अच्छा, फिर हम लोगों ने 80D भी किया था ना, 80D हुआ था, हाँ सर? 80D हुआ था या 80DD हुआ था? 80D मेडिकल इंश्योरेंस हुआ था कि नहीं हुआ था? 80D, हाँ वो डिसेबिलिटी वाला हुआ था ना, 75 हाँ, 75,000 फ्लैट। डिसेबिलिटी वाला करा दिया था? नहीं, डिसेबिलिटी नहीं कराया, नॉर्मल कराया था ना। डिसेबिलिटी का एक एरिया था, वो 80C के अंदर भी था, लेकिन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें आप खुद के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, स्पाउस के लिए भर रहे हो, पेरेंट्स के लिए भर रहे हो, डिपेंडेंट के लिए भर रहे हो, हाँ उसका खेल था। 25,000 नॉर्मल के लिए, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक आपको मिल रहा था। ये सब चर्चा हुआ था। ठीक है, चलो मैं जी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये टोटल सेक्शन का ओवरव्यू था कि हम लोगों को क्या क्या सेक्शन पढ़ना है। सर, ये डिडक्शन चैप्टर आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, अपने खुद के टैक्स प्लानिंग हो या फिर क्लाइंट की टैक्स प्लानिंग हो। जब आप एज ए टैक्स प्लानर काम करोगे या एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम करोगे, बहुत अपॉर्चुनिटी है सर, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। एज ए GST कंसल्टेंट, एज ए इनकम टैक्स कंसल्टेंट, आप लोगों के सामने बहुत बड़ा रास्ता है सर। आप काम कर सकते हो, बहुत सारे फार्म सिर्फ टैक्स के ऊपर काम करके ही थक जाते हैं, इतना काम है टैक्स में, कंप्लाइंस में। सो ये सेक्शन जो है डिडक्शंस वाला जो एरिया है, जो आपका टोटल इनकम GTI आपका आता है, ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी आप कैलकुलेट करते हो अलग अलग हेड से, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने मौका है कि भाई आप डिडक्शन क्लेम करो। लीगल, हाँ एकदम लीगल डिडक्शन है ये सब। अगर आप ये सब एरिया में खर्चा करते हो, पेमेंट करते हो, कुछ इनकम करते हो, ठीक है, कुछ अदर इनकम है, ठीक है, कुछ अदर डिडक्शंस भी है, तो अगर कुछ पेमेंट करते हो तो भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, कुछ इनकम करते हो तो भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, अगर कुछ अदर इनकम भी है वो भी डिडक्शंस में क्लेम होता है, और कुछ अदर डिडक्शंस भी, जैसे कि डिसेबिलिटी का 80U में दिया है। सो ये 80C से 80U का जो एरिया है, दिमाग में एकदम बसा लेना चाहिए सर, है ना? दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, क्योंकि और ये चेंज भी होता रहता है। जैसे कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चल रहा है, अभी तो ये सब एप्लीकेबल है। कई बार गवर्नमेंट इसको अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में चेंज भी करते हैं, बजट वगैरह लाके, ठीक है। तो ठीक है, जब चेंज होगा तब चेंज के साथ आप लोगों को अपडेट होना पड़ेगा, वो अलग बात, मैं उस पर बात बाद में करता हूँ। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये जो भी 80C से 80U का एरिया है, ये एरिया चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जिस तरह से दिया हुआ है, इसका जितना अच्छा पकड़ आपको होगा, आप उतने अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर पाओगे। मतलब लीगली आप अपने क्लाइंट का या खुद का जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी है, उसको आप लीगली कैसे कम कर सकते हो, सिंपल बात है, ठीक है। इलीगल वे में बात करना हमें शोभा नहीं देता, है ना? ठीक है, और जो भी है वो अलग है, उसको लेके हम लोग बात बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन लीगल वे में अगर आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम दिखाना चाहते हो, तो आप ये रास्ता ज़रूर अपना सकते हो, डिडक्शन का रास्ता। और अगर आप इस तरह का खर्चा वगैरह करके अपने लिए, खुद के लिए, खुद के रिलेटिव्स के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हाँ सर, यही तो है ना, ये जो भी है, परिवार मतलब फैमिली, सोसाइटी, कंट्री,
ये जो भी पेमेंट हो रहा है ये सब या तो खुद के लिए हो रहा है, या फिर सोसाइटी के लिए हो रहा है, या फिर कंट्री के लिए हो रहा है ना। जैसे ईटी, ये देखो ना, एटीजी इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो इंसान चैरिटी करना पसंद करता है। आई नो बहुत सारे आप लोगों में से हैं जो जिनको चैरिटी बहुत पसंद है और चैरिटेबल प्रोग्राम के साथ जुड़े होते हैं। आई नो सर, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक सभी कोई कम ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप ऐसे ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े रहते हो या फिर उन पे रेगुलर बेसिस में एक फंड देते रहते हो, जिसको गवर्नमेंट भी एटीजी के तहत आपको एक डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई ठीक है, अल्टीमेटली सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक वेलफेयर इज द एम ऑफ गवर्नमेंट, है ना सर। पॉलिटिकल पार्टी हो या गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट का मतलब क्या है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को चलाते हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है सर, जो पॉलिसी फॉर्म करके गवर्नमेंट को चलाते हैं, है ना। पॉलिसी फॉर्म करके जो गवर्नमेंट चलाएगा वही है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का और क्या मतलब है, पॉलिटिक्स का हम लोग आजकल दूसरा मतलब निकाल दिया। हाँ, पॉलिटिक्स खराब है इस तरह का बात करते हैं, लेकिन वो तो अ, जो लोग गलत कर रहे हैं उसके लिए है। लेकिन एक्चुअल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, एक्चुअल पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। क्या यही है ना, अरे बोलो सर, यही है ना पॉलिटिक्स का मतलब, यस सर। है ना। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, और क्या। तो कंट्री के वेलफेयर के लिए जो भी पॉलिसी फॉर्म होगा वही है पॉलिटिक्स। तो ये भी एक तरह का पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसीज है। ये जो पॉलिसी आपके सामने है ये सब टैक्स पॉलिसीज है। तो अगर आप खुद के वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट भी आपको क्या करना चाहते हैं, प्रेज करते हैं भाई, चलो अच्छा है, चलो छूट दे देते हैं आपको, क्योंकि आप कंट्री के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए सोच रहे हो। ठीक है, जो सोच गवर्नमेंट को होना था वो सोच आप भी थोड़ा सा जिम्मेदारी उठाए, तो फिर आपको भी बेनिफिट दिया जाता है। तो कुछ इस तरह का बात है सर। ये कल आप लोगों ने इमरान खान ये ओआईसी में क्या बोला सुना आप लोगों ने। हाँ, इमरान इमरान खान पागल हो गया, फिर से बौखला गया है। हाँ, कभी कभी भारत का तारीफ करता है, कभी पीछे पड़ जाते हैं, दिमाग पूरा खराब हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन का एक मीटिंग था इस्लामाबाद में। हाँ, वहाँ पर फिर से बौखला गया है और बोल रहा है कि कश्मीर पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सब चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा है बोलेगा भी नहीं, अब बोलने लायक कुछ है नहीं, फालतू में खराब, मतलब किसी भी कंट्री का स्थिति को खराब करने का एक इरादा बना के रखता है हमेशा। ठीक है, चलो, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ख्याल रखिएगा जरूर, ठीक है, कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। ओके, चलो हम लोग टैक्स पढ़ते हैं, टैक्स पॉलिसी पे ध्यान देते हैं। तो 80C से 80U का डिस्कशंस में हम लोग कुछ रास्ता चल पड़े हैं सर। जैसे कि ये कैप्सूल है, कैप्सूल सर शेयर नहीं किया मैंने किसी के साथ, यस आज कर दूँ, रेडी हो गया, आज कर दूँ। 80C का डिस्कशन हुआ है, 80 ट्रिपल सी का भी डिस्कशन हुआ है, 80CCD का भी डिस्कशन हुआ है, 80D का भी डिस्कशन मैंने किया, 80 ट्रिपल डबल सी ई, जो कॉम्बो करते हैं आपको, एक्चुअली 1.5 लाख का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, ये भी मैंने बात कर दिया। चलो बढ़िया है, धीरे धीरे ही सही बात चल रहा है। क्वेश्चन भी करेंगे सर, आज भी नया नया क्वेश्चन करेंगे सर। 80 डबल डी, 80 डबल डी ये क्या है, 80D हुआ था, 80 डबल डी क्या है सर, ये भी रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए काम करते हैं। ये जो 80 डबल डी है, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है उनके लिए, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली, जो सिख, जैन, बुद्धिस्ट या हिंदू फैमिली जो भी है उनको मिला के इसको बोला जाता है। मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड, जो तो बोल रहा था ना ये शिवम, डिसेबल्ड के बारे में। डिसेबल्ड का एक्चुअल सेक्शन यहाँ पर है, हेलो शिवम, समझ रहे हैं ना बात यस को। सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। 80 डबल डी के अंदर है, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अगर आप डिपेंडेंट डिसेबल्ड, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर ऐसा किसी के लिए आप कुछ खर्चा करते हो और वो डिसेबल है, जैसे डिसेबिलिटी के ऊपर कल बात मैं कर रहा था, हाँ कल ऐसे डिसेबिलिटी में बात हुआ था। जैसे मैं एक बात कर रहा था, ये यूट्यूब में एक वायरल हुआ रिसेंटली, मैं देख रहा था, पंजाबी लड़का है, मैं कल भी बोल रहा था, एक पंजाबी लड़का है,
एक्चुअली 2 पंजाबी लड़का है, ट्विन्स है, उन दोनों का पैर एक ही है, मतलब 2 पैर ही है, बट 2 अलग अलग बॉडी हैं, 2 अलग अलग ब्रेन और हेड है सर। सीरियसली भयंकर डिसेबिलिटी है सर, लेकिन 19 साल हो गया उनका। एक पैर में एक जूता पहनते हैं, दूसरे पैर में दूसरा जूता पहनते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर ही भगवान ने ऐसा दे दिया, क्यों दिया पता नहीं, बट सीरियसली ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे और भी तरह का डिसेबिलिटीज होते हैं सर, ठीक है। तो मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड, तो एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ठीक है। तो कुछ भी इस तरह का ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा होता है, तो कितना तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर दिस स्कीम फ्रेम्ड इन दिस बिहाफ बाय द LIC और एनी अदर इंश्योरर, अगर कोई LIC या इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी कुछ है, एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेसिफाइड कंपनी एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आप पे करोगे, जो अप्रूवल होगा LIC या किसी भी इंश्योरर के थ्रू से, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट का क्या मतलब है ये भी देख लो, फिर अमाउंट बताते हैं। सर यहाँ पर डिपेंडेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल के केस में, मतलब हम आप जैसे लोग जो इंडिविजुअली है, और इंडिविजुअल मतलब न्यूक्लियर फैमिली या फिर कोई भी एक इंसान जो अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं। और जो HUF में होता है ना, उनपे कर्ता होता है सर, कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। चाचा, ताऊ, हाँ, मतलब बंगाली में बोले तो काकू, जेठू, हाँ, सबका फैमिली का एक हेड होता है सर, और वो हेड बाकी सब फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखते हैं, ठीक है। ओरिजिनल HUF इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। मतलब सीरियसली, मतलब आजकल ऐसे भी फैमिलीज हैं एक साथ रहते हैं बट उनका बिजनेस अलग है, और शायद घर एक है बट इनकम का सोर्स भी अलग है, और ऐसा भी फैमिलीज में देखता हूँ। लेकिन एक्चुअल HUF का कल्चर क्या होता है, एक्चुअल HUF में बिजनेस एक होगा, ठीक है, वन बिजनेस। उस बिजनेस से जो इनकम होगा वो पूरा फैमिली मेंबर से, फॉर एग्जांपल HUF में 20 मेंबर्स है, 20 मेंबर्स में अंकल है, ठीक है, एल्डर अंकल हैं, आंट है, ठीक है, उनके बच्चा लोग हैं, लेकिन उनको देखने के लिए कोई भी एक कर्ता होगा फैमिली का, ठीक है। तो वो कर्ता पूरा फैमिली का देखभाल करेगा, सबका खर्चा करेगा, सबके मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ देखने का पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ऐसे केस में उसको प्रॉपर HUF बोल सकते हो आप, ठीक है। तो HUF में एनी मेंबर, अगर आप किसी भी मेंबर के लिए खर्चा उठाते हो इस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो सीवियर डिसेबिलिटी या फिर डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन जो है, ठीक है, तो फिर आपको भी डिडक्शंस करने का मौका मिलेगा। किसके हाथ में? कर्ता के हाथ में, हाँ सर। एक्चुअली कर्ता कर्ता का ही इनकम टैक्स पे होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिहाफ में, ठीक है। और बाकी जो होते हैं उनको को पर्सनल कहते हैं। ये सब बात रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अंदर करता हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो कर्ता हेड ऑफ द फैमिली, और बाकी जो भी हैं, बाकी 19 जो भी पर्सन हैं उनको को पर्सनल कहते हैं HUF के केस में। सो कर्ता के इनकम टैक्स फाइल के अंदर जो भी डिडक्शन होगा कर्ता को क्लेम करने का मौका मिलता है। सर डिडक्शन कितना मिलता है वो तो बताओ। सर डिडक्शन मिलता है, फ्लैट डिडक्शन मिलता है 75,000 का, ठीक है। डिसेबल पर्सन के लिए अगर आप खर्चा करते हो 80 DD के तहत आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। याद रखिए सर, आपके पास अगर कभी ऐसे क्लाइंट आए, ठीक है, जिनके घर में ऐसा कोई खर्चा होता है, आप उनको ये सुविधा दे सकते हैं, देना भी चाहिए। सर अगर डिसेबिलिटी सीवियर हो तो, सर सीवियर डिसेबिलिटी हो दैट मीन्स 80% और मोर डिसेबिलिटी। 80% और मोर डिसेबिलिटी मतलब बात ऐसा है, आप लोग जानते हो, मतलब जैसे मानो कि अगर मानो किसी का आई में प्रॉब्लम है, तो कितना प्रॉब्लम है, क्या एक आंख में देख नहीं पाता, ठीक है। अगर दोनों हाथ में से कोई भी एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम होता है, यू ऑल नो दिस थिंग्स। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से कुछ डिसेबिलिटी का भी परसेंटेज होता है कि भाई वो इंसान कितना डिसेबल है, ठीक है। अगर पर्सन 80% से भी ज्यादा डिसेबल है, ठीक है, तो उसको सीवियर डिसेबिलिटी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और अगर डिसेबिलिटी सीवियर है तो एनुअल बेसिस में आप 1,25,000 तक क्लेम कर सकते हो। तो नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000। आप क्या कर सकते हो? डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जो भी आपका GTI आएगा, हो सकता है आपका GTI 15 लाख का हो, ठीक है, वहां से आप जो भी आपका वैल्यू होगा 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वट एवर आपका GTI आ जाए, अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम से, सैलरी हेड, BP हेड, CG हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, जिस भी हेड से कमाना चाहते हो कमाए आपने, और सब कुछ कुल मिला के आपका GTI आया 15 लाख, फिर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80 DD के तहत।
अगर ऐसा सीवियर डिसेबिलिटी या फिर नॉर्मल डिसेबिलिटी है। नॉर्मल केस में 75,000 मैक्सिमम और सीवियर के केस में 1,25,000 मतलब 1,25,000। बोलो सर, फिर है? यस सर। सर इस पे एक बात याद रखिए, पर्सन मेंशन इन कॉलम 2 दैट इज डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट के बारे में क्या बोला है देखो, कौन है डिपेंडेंट। पर्सन मेंशन इन कॉलम 2 शुड बी होनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन ए पर्सन मेंशन इन कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम 1। मतलब या तो इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है या तो एचयूएफ पे डिपेंडेंट है। फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, किस लिए है? सपोर्ट के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए डिपेंडेंट है। Such person should not have claim reduction under section 80U in computing TI of that year। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ दैट ईयर। मतलब अगर आप इस पॉइंट में क्लेम करते हो 80 DD में क्लेम करते हो, फिर 80U में क्लेम नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप लोगों को मैंने अभी दिखाया था ना 80U में भी एक अलग से दिया है डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो उसमें भी ये पॉइंट को डिस्कस किया गया है 80U में। अगर आप 80 DD में ले लोगे तो फिर 80U में आप वो क्लेम नहीं कर पाओगे। डोंट वरी, आगे आगे क्वेश्चन में कराएंगे। ठीक है, तो क्या 80 DD समझ में आया सर? क्वेश्चन कराऊंगा सर, बहुत सारा क्वेश्चन रेडी है आज। यस सर। স্যার 80 ইউটা তো এইচইউএফ এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয় না? 80U का क्या केस है? 80 लगभग सेम ही तो है सर 80 DD से। देखो ऑलमोस्ट सेम है। रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए लागू होता है, एचयूएफ के लिए लागू नहीं होता है, जो तथा नहीं बताया। ठीक है, सही बताया। डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, एनी पर्सन हु इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें भी फ्लैट डिडक्शन 75,000 का इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड फ्लैट डिडक्शन ऑफ 1,25,000 इन केस ऑफ ए पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी 80% और मोर। मतलब बात वही है, अगर आप 80 DD में क्लेम करते हो इंडिविजुअल के तौर पे, ये एचयूएफ के लिए लागू नहीं होता है, एचयूएफ वहां पर ले लेगा, नो इशू। लेकिन रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल के केस में 80U, अगर आप एक साथ दोनों सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, है ना, एक साथ दोनों सेक्शन का बेनिफिट पूरा नहीं ले पाओगे। हाँ, कुछ कुछ एरिया है, जैसे आज मैं आपको बात करूंगा, एक साथ आप पर्टिकुलर हेड में जो डिडक्शन मिलता है ना, जैसे मानो हाउस प्रॉपर्टी हेड या सैलरी हेड में एक डिडक्शन मिल रहा है, उसके साथ 80C या 80U से जो भी डिडक्शन है, क्या एक साथ मिल सकता है? हाँ, रेस्ट्रिक्शन के साथ मिलता है। मैं आपको कुछ आज ऐसे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सिमिलर डिडक्शंस आप एक बार 80U में भी क्लेम करोगे, एक बार 80 DD में भी क्लेम करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, था क्लियर? হ্যাঁ স্যার। तो ये सब बात का ख्याल रखना है। अच्छा सर, 80 DD हो गया, तो क्यों ना 80 DD भी थोड़ा कुछ सेक्शन आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। 80 DD भी क्या बताते हैं वो भी देखो एक बार। 80 DD बी, ठीक है सर, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए लागू होता है और एचयूएफ के लिए भी लागू होता है। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ। ठीक है, अच्छा, डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट्स। सर स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट्स के लिए ये सेक्शन है, मतलब वही दवा दारू, मतलब डिजीज के लिए अल्टीमेटली, मतलब बेसिकली दवाई के साथ जुड़ा हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट ही है, बट अलग अलग पर्पस में हो रहा है। 80D 80DD 80DDB, ठीक है, सब कनेक्टेड है बट थोड़ा बहुत स्पेशलिटी के साथ। अमाउंट पेड फॉर स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट, अगर कोई इंडिविजुअल कितना स्पेंड कर रहा है, अपने लिए स्पेंड कर रहा है, फॉर हिमसेल्फ, किसके लिए कर रहा है बहुत जरूरी है सर, किसके लिए खर्चा कर रहा है बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स सबके लिए खर्चा करने को माफ नहीं करता। ठीक है, तो इसका भी आपको स्पेशल ख्याल रखना है, इसीलिए प्रोविजंस को बताते वक्त आपको डिटेल्स में बोल देते हैं भाई किसके लिए खर्चा करने से आपको डिडक्शन मिलेगा और किसके लिए करने से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फॉर हिमसेल्फ और इज डिपेंडेंट बीइंग स्पाउस, जो उन पे डिपेंडेंट है, जैसे कि स्पाउस हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर्स भी हो सकते हैं, सिस्टर्स भी हो सकते हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स जो होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अगर ऐसे किसी के लिए आप कोई भी तरह का खर्चा कर रहे हो डिजीज और स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, तो आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हो। और अगर आप एचयूएफ हो तो एचयूएफ के लिए फॉर एनी मेंबर जो कर्ता के हिसाब से मतलब बेसिकली मेंटेन होता है।
सर कितना डिडक्शन ले सकता है? सर अगेन एक्चुअल सम पेड 40,000, ठीक है, एक्चुअल सम पेड और 40,000, एक्चुअल सम पेड और 40,000. सर 1 lakh if the payment is for medical treatment of a senior citizen. नॉर्मल क्या है? एक्चुअल सम पेड. अच्छा, 1 लाख का केस को बाद में बताता हूँ सीनियर का. नॉर्मल क्या है? अगर मानो कि एक्चुअल है 50,000 और यहाँ पर बताया 40,000, तो क्या लेंगे? विच एवर इज लेस. तो 50-40 में जो कम है वो वाला लिया जाएगा, तो 40 लिया जाएगा. लेकिन यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा? यहाँ से कुछ माइनस भी होगा. क्या माइनस करना है? द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी और रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर. अगर आपके एम्प्लॉयर से या आपके इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी अमाउंट आपको रिसीव होता है तो फिर वो अमाउंट आपको डिडक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल आपका 40,000 का खर्चा हुआ है, मतलब बेसिकली देखो 50 एक्चुअल में हुआ है, लेकिन आपको कम ही मिलेगा ना. मैक्सिमम लिमिटेशन दे दिया 40 के लिए, लिमिट कर दिया 40. ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका 50 का खर्चा हुआ, लेकिन एक्चुअल खर्चा हुआ 50 का, लेकिन आपको लिमिटेशन है 40 का. तो आप 40K का जो भी आपको खर्चा हुआ है यहाँ से आप माइनस कर दो इंश्योरेंस से जो आपको रिकवर हुआ है. ठीक है, अगर कुछ हुआ है. अगर कुछ नहीं है तो फिर जीरो, नो इशू. लेकिन मानो कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको 30,000 मिल गया, ठीक है, तो अगर या फिर आपके एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखा था, ESI वगैरह करा के रखा था, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर से या इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ भी अमाउंट रिकवर हुआ तो वो माइनस करो, तो फिर बाकी बचता कितना है? 10,000. तो वो आपका डिडक्शन में जाएगा. और यही बात अगर सीनियर सिटीजन का होता, 1 लाख इफ द पेमेंट इज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए सीनियर सिटीजन. अगर सीनियर सिटीजन होता तो ये 40,000 रिप्लेस करके 1 लाख करा देते. लेकिन उसमें भी सेम केस, जो भी इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वो माइनस कर देना. अगर 80,000 इंश्योरेंस से मिलता है तो 20,000 ही आपका डिडक्शन के लिए जा सकता है. ठीक, समझ में आया? बोलो सर, बोलो. यस सर. यही सबको समझ में आ रहा है? कल का क्लास जिन लोगों ने मिस किया, अगर नहीं कर पाए किसी कारण से, ज़रूर मेरे से क्लास लेके, या अगर मैंने शेयर कर दिया तो ठीक है देख लो, अगर नहीं किया तो कर लो सर, क्योंकि हेल्प मिलेगा. क्योंकि कल बहुत सारा मैं बेसिक बात किया डिडक्शन रिलेटेड, सो हेल्पफुल होता है हमेशा. सर आप देखे तो आप करते पाएंगे. ये आधा चीज़ ना, आधा सच आधा झूठ कोई काम का नहीं. हाँ, या तो झूठ बोलो तो पूरा बोलो, सच बोलो तो पूरा बोलो. हाँ, आधा कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहिए. স্যার আপনি ওই রাত্রিবেলা দিয়েছিলেন, তারপর টায়ার্ড ছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছি. ठीक है, देख लेना. मेरा सारा क्लास कंप्लीट के बाद ही तो मैं बैठता हूँ ना अपलोड करने के लिए, थोड़ा रात तो इसलिए हो जाता हूँ. ठीक है, देख लेना. अच्छा 80E, हाँ 80DD भी क्लियर है. अब आगे आगे क्वेश्चन में आएगा तो आई होप कि आपसे, आई होप नहीं, आपसे ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए क्वेश्चन. सर 80E इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है. सर ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन. ध्यान से सुनिए सर, प्रोविजंस मिस करोगे तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा. ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन. मानो कि आपके क्लाइंट हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, ठीक है, या फिर आपने भी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, तो फिर क्या आप डिडक्शन दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हो. कितना? सर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट आप भरोगे ना, वो इंटरेस्ट आप ले सकते हो. सर हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद. तो प्रोफेसर मतलब कॉलेज वगैरह को भी लिंक है. हाँ, कॉलेज आ जाएगा ना, कॉलेज हायर एजुकेशन है ना. कॉलेज, मास्टर डिग्री सब हायर एजुकेशन. 12th के बाद का जो एजुकेशन होता है उसको हायर एजुकेशन कहा जाता है. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. कहाँ से ले रहे हो? किसी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो. सच लोन इज टेकन फॉर परस्यूइंग हिज हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर रिलेटिव्स. ठीक है, जैसे कि स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल और द स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्डियन. ठीक है, अगर वो खुद का चिल्ड्रन नहीं है लेकिन लीगल गार्डियन भी होगा तो भी चलेगा. ठीक है, लीगल गार्डियन भी होगा किसी कारण से तो फिर तो भी चलेगा. ठीक है, तो सेकंड, अच्छा डिडक्शन कितना मिलता है?
सर डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल असेसमेंट ईयर, ठीक है। ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, जब से आप इंटरेस्ट पेमेंट चालू करते हो, एंड 7 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर। आपका इंटरेस्ट जब से चालू होता है उसके बाद से, तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, आप पढ़ाई के लिए जो लोग, अगर किसी ने लोन लिया कभी पढ़ाई के लिए तो उनको पता होगा कि लोन कैसे मतलब रीपेमेंट होता है। नॉर्मली आपके कॉलेज का लोन अगर है, मानो कि आपने कॉलेज के लिए लोन लिया था, ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ना था, कोई कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ना था, या कुछ भी, ठीक है, तो कॉलेज के लिए लोन लिया था आपने, कॉलेज एजुकेशन के लिए, मानो कि आपने 3 लाख का लोन लिया था, तो 3 लाख लोन का आपका जो पेमेंट चालू होगा आपके कॉलेज खत्म होने के 1 साल बाद, मोस्ट प्रोबेबली, है ना, ऐसा ही होता है नॉर्मली। किसी को आइडिया है क्या, लोन लेके कॉलेज पढ़ा है या कभी भी? नहीं कॉलेज, सर, ये एचयूएफ में जैसे इंटरेस्ट देते हो वैसे है क्या? हाँ हाँ हाँ, स्टूडेंट एचयूएफ में क्रेडिट जैसे कार्ड इंटरेस्ट देते हैं वैसे है क्या? मैं समझा नहीं, और एक बार बोलो, एक जन बोल। एचयूएफ में जैसे हम लोग इंटरेस्ट पेड करते हैं जो लोन लेने के बाद, इसका भी इंटरेस्ट उसी हिसाब से पे किया, जैसे 5 साल खत्म होते फिर आपको इंटरेस्ट देना होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद। तो यहाँ पे भी मतलब जैसे हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद हमें इंटरेस्ट देना होता है, मतलब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। हाँ 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 हाँ, पढ़ाई कंप्लीट के बाद ही देना है, पढ़ाई चलते चलते तुमसे इंटरेस्ट नहीं मांगता है, স্যার ठीक ওই है। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্যার লোন আমি যেটা তো নতুন কথা বেরিয়েছে বলেছি। ওইটাই তো? आप बोल रहे हैं क्या है? ওই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড লোন যেটা বেরিয়েছে 10 লাখ টাকা অবধি কভারেজ আছে, করেই দিয়েছে এখন। स्टूडेंट হ্যাঁ, क्रेडिट ওটা कार्ड সেই लोन भी ওটা उसी ওটা স্যার तरह। একটা ইয়ে দিয়ে দিয়েছে, ওটা একটা মানে ম্যাক্সিমাম একটা ডেট দিয়ে মানে চাকরি পাওয়ার বা জব পাওয়ার বা কিছু করার 15 বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে, খুব কম ইন্টারেস্ট আর কি, 4% ऐसा ही, না কত পার্সেন্ট हाँ ইন্টারেস্ট। वैसा ही कॉन्सेप्ट है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका आप कॉलेज में एडमिशन लिया और संगे संग चालू हो गया, नॉट लाइक दैट। স্যার इसका ব্যাংকে, कॉन्सेप्ट बोल। স্যার ব্যাংকের ক্ষেত্রে স্যার আমি যখন গেছিলাম কথা বলতে, তখন স্যার বললো যত বছরের কোর্স তত বছর ছাড়, তারপরে তোমাকে 1 বছর কোনো ইন্টারেস্ট দিতে হবে না, শুধু এই দিতে চাও সেই 1 বছর প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে। अच्छा আর তার পরের বছর থেকে তোমার চালু হবে ইএমআই প্লাস ইন্টারেস্ট, মানে हाँ সবকিছু वही, মিলিয়ে। हाँ एग्जैक्टली वही तो मैं बोल, कॉलेज कंप्लीट के बाद 1 साल का टाइम देगा आपको, मतलब ये मान लेगा कि भाई कॉलेज कंप्लीट के बाद या मास्टर्स कंप्लीट के बाद आपका जॉब मिल जाएगा आपको, ठीक है, और फिर आप इंटरेस्ट पेमेंट करना चालू करो, ठीक है, ये नॉर्मल तरीका होता है। बाकी आप एजुकेशन लोन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैंक वगैरह का, वहाँ पर जाके चेक करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर भी इनकम टैक्स भी आपको उसी तरह से बोला है, ठीक है। The deduction is available for interest payment in the initial assessment year, ठीक है, that is year of commencement of the interest payment, जब से आपका commencement चालू होता है। ये डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक भी वैरी करता है, कोई 2 साल का भी टाइम दे सकता है आपको कॉलेज कंप्लीट के बाद या कोर्स कंप्लीट के बाद, ठीक है। उसके बाद 7 असेसमेंट ईयर के लिए वो चालू रहेगा, इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर, ठीक है। इनिशियल असेसमेंट ईयर का मतलब जब से आपका इंटरेस्ट पेमेंट चालू होता है, नॉर्मली कॉलेज या कोर्स कंप्लीट के 1 साल बाद वो चालू होता है, ठीक है, 1 ईयर लेटर कम से कम, ठीक है। बाकी डिफरेंट बैंक्स वगैरह का अलग अलग थोड़ा बहुत क्राइटेरिया रह सकता है, बट कॉमन सेंस में वही होता है। तो कमेंसमेंट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट एंड 7 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल, और until the interest is paid in full by the SSE whichever is earlier, दोनों में से जो पहले होगा, until the interest is paid in full by the SSE whichever is earlier, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट पहले पेमेंट कर देते हो, ठीक है, इससे भी पहले पेमेंट कर देते हो, कर सकते हो, लोगों का अगर पैसा आ जाता है किसी कारण से कर देगा, उसमें क्या है। तो जो पहले होगा उसी को आप डिडक्शन के ले सकते हो, तो जितना इंटरेस्ट पेमेंट करोगे पूरा का पूरा ले सकते हो, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं दिया। हाँ सर, कोई लिमिट नहीं बांधा आपको, तो क्या करोगे, एजुकेशन लोन लेते जाओगे क्या? हाँ ले लो, लेकिन अच्छा कोर्स के लिए लेना। हाँ सर, आजकल बहुत फालतू फालतू इंस्टीट्यूशन बन गया है, ठीक है, जो पढ़ाता कुछ नहीं है, ठीक है, बस लोगों को लोन का फैसिलिटीज दिखाने का एक नाटक करता है, और फिर एडमिशन ले लेता है, फिर 5 लाख 10 लाख का, 5 लाख में तो आजकल স্যার कुछ नहीं। ইউজিসি অ্যাপ্রুভ না হলে দিচ্ছে না স্যার, हाँ ইউজিসি অ্যাপ্রুভ না হলে দেবে না স্যার। हाँ, वही तो मैं बोलूँ, अरे यूजीसी आजकल तो क्या बताऊँ, গভর্নমেন্ট यूजीसी चाइल्ड रिकॉग्निशन आजकल तो ऐसे ही है, यूजीसी आईसीटी ये सब अप्रूवल ना, मतलब इतना घोटाला हुआ है, मैं तो वेस्ट बंगाल में देखा, मतलब घोटाला, मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं देता है फिर भी उन लोगों को यूजीसी रिकॉग्निशन मिल गया, एआईसीटी रिकॉग्निशन मिल गया, सब कैसे मिल जाता है पता नहीं, बट मैंने देखा ऐसे बहुत सारे कॉलेज देखा, सॉल्ट लेक में तो भरा पड़ा है
सॉल्ट लेक में बड़ा बड़ा कैसे मिल जाता है इन लोगों को? हाँ, ना कुछ पढ़ाता है ना कुछ सिखाता है, बस बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देता है पॉलिटिकल सपोर्ट के थ्रू से, और फिर चालू हो जाते हैं 10 लाख 15 लाख। सॉल्ट लेक में तो घर में भी खोल रखा है हाँ इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट। हाँ, सॉल्ट लेक में तो घर में भी खोल दिया होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट सोचो। बैसाखी के पास है एक इधर। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ये सब नाम है। तो ऐसा थोड़ी है। एजुकेशन एक एजुकेशन लेवल में होना चाहिए जिसका एक क्वालिटी जांच हो। जांच नहीं है बस पैसा है तो खोल लो, क्योंकि अच्छा धंधा बन गया ना आजकल। पैसा है तुम्हारा, इंस्टीट्यूट खोल लो। इंस्टीट्यूट खोल के स्टूडेंट से पैसा हटो, बैंक को अपना पैसा मिलेगा। और देखो हर किसी को तो वो देगा नहीं, जिनके पास पैसा है उन्हीं से लेगा, उन्हीं को देगा। क्वालिटी चेक करके ही लोन देता है, एसेट देख के। फिर और क्या, लेकिन असला मतलब एक्चुअल रीजन तो फुलफिल होना चाहिए ना सर, कि भाई एजुकेशन जो है उस इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन देना चाहिए जो प्रॉपरली नहीं है। बहुत बेकार का इंस्टीट्यूशन बना है जिसका कोई मतलब नहीं है। सही टीचर रिक्रूट नहीं करता है, जानते हो क्या बताऊँ आपको। इंस्टीट्यूट बना सकता है बट कम से कम टीचर तो सही रिक्रूट करो। नहीं, छोड़ो, ये सब बात करके फायदा नहीं है हमें। हम नियम जानते हैं, नियम का पालन करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा तो फिर 80E, हाँ सर सेक्शन याद रखिएगा 80E। सर 80EE पे आ जाओ। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सर ये क्या है? डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक आ सकता है, HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे HDFC हाउसिंग फाइनेंस में बड़ा नाम है, ठीक है। HDFC बैंक नहीं रे बाबा, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस में ही मेनली उनका बिजनेस चलता है। तो ऐसे और भी है, मैं जैसे नाम लिया। किस लिए? फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर ये तो हाउस प्रॉपर्टी जिन लोगों ने करके रखा उनको ऐसे फीलिंग नहीं आ रहा है सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो हाउस प्रॉपर्टी में भी मिलता है, ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या? यस सर। सेक्शन 24 सबसेक्शन यस सर। बी, है ना। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी हमें मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कितना मिलता है रेसिडेंशियल के केस में? मैक्सिमम कितना डिडक्शन लेते हो आप 3 हाउस लाख। प्रॉपर्टी? 2 लाख। हाँ 2 लाख, 2 लाख। ठीक है। कुछ कंडीशंस है, लोन 1499 के बाद का होना चाहिए, लोन घर बनाना या फिर फ्लैट एक्विजिशन करने के लिए होना चाहिए, और लोन लेने के 5 साल के अंदर लोन मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 असेसमेंट मतलब असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो मैक्सिमम 2 लाख आप वहाँ पर ले सकते हो। ये हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था आप लोगों को, याद होगा आप लोगों को। तो सर क्या उसके साथ यहाँ पर कोई कनेक्शन है क्या? हाँ बिल्कुल है, कनेक्शन है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले सकते हो। तो 80E का फायदा उठाया जाए। सर 80EE का क्या फायदा उठा सकते हैं हम लोग? ये जो डिडक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर डिडक्शन मिल सकता है आपको 50,000 तक मैक्सिमम, पॉइंट टू बी नोटेड। मैक्सिमम 50,000 would be allowed in respect of interest of loan taken from a financial institutions, FI। सर कंडीशन क्या है? यहाँ पर भी कंडीशन देख लो, लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 16-17, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 16-17 के दौरान होना चाहिए। लोन सैंक्शन लेस देन 35 लाख होना चाहिए। वैल्यू ऑफ हाउस 50 लाख से कम का होना चाहिए। एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। एसएससी जो है लोन सैंक्शन के टाइम पे उसके पास और दूसरा कोई घर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंशियल घर वही एक ही होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ इसकी कोई अपडेट है कि नहीं। 80EE चलो देख लेते हैं एक बार। Interest of loan borrowed from any institution, deduction up to 50,000 would be allowed in respect of interest on loan। अच्छा, लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग 16-17, एकदम सही है सर, ठीक है। 16-17 के अंदर लोन होना चाहिए। लोन सैंक्शन लेस देन 35 लाख का होना चाहिए, और वैल्यू ऑफ हाउस 50 लाख के नीचे का होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू। एंड एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ, ठीक है। समझ में आ गया होगा? স্যার তাহলে ধরুন যে স্যার লোন নিচ্ছে বাড়ির জন্য,
সেক্ষেত্রে সে তার নামে কোনো ঘর নেই নিজস্ব রেসিডেন্সিয়াল হাউস, কিন্তু ধরুন তার ফ্যামিলি, তার বাবা কি তার মায়ের নামে কোনো যদি ঘর থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে ওটা কি ভ্যালু করবে? नॉर्मली उसके नाम पे घर है कि नहीं वही देखेगा। यहाँ पर एसएससी मेंशन किया है, ठीक है। अगर फैमिली में किसी का घर है, पापा का है, हो सकता है, ठीक है, ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में ये देखता है, अगर फैमिली में किसी का घर है तो उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम करता है पीएम आवास योजना। सर ये दोनों डिडक्शन ले सकते क्या? एचयूएफ वाला भी डिडक्शन, ये दोनों साथ में ले सकते? हाँ, हाउस प्रॉपर्टी वाला और ये वाला, हाँ हाँ दोनों ले सकते हैं। चल दिखाते हैं ना, क्वेश्चन कराते हुए। और क्या दिखाएं, ETEE भी देख ले एक बार, क्वेश्चन करेंगे अभी समझ में जाएगा। 80EE क्या है? डिडक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और HFC फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें क्या फर्क है देख ले, EE और EE में क्या फर्क है देख ले। In case the property is self-occupied, the deduction would be over and above the deduction of 2 lakh under section 24। ये देख, in case में भी property self-occupied, ठीक है, अगर property self-occupied property है, deduction would over and above the deduction of 2 lakh under section 24, over and above, ठीक है। 2 लाख अंडर सेक्शन 24 के साथ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, किस तरह से इसका होगा, मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो डिडक्शन अप टू यहाँ पर 1.5 लाख तक मिल सकता है, वुड बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन क्या है? लोन शुड बी सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2022। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, EE और EE में कुछ फर्क दिख रहा होगा, देखो सर, सिमिलर काइंड ऑफ है। उसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, लेकिन वो 16-17 का समय का बात था। ये भी डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। इन केस द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, द डिडक्शन वुड बी ओवर एंड अबव डिडक्शन ऑफ 2 लाख, जो सेक्शन 24 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आप यूज करते हो, सब सेक्शन डी में। इस पे कंडीशन क्या दिया है? डिडक्शन यहाँ पर आपको 1.5 लाख तक मिल सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है। लोन शुड बी सैंक्शन बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2022 का होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस 45 लाख से कम का होना चाहिए। इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन एंड द इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। अगर आप 80EE में ऑलरेडी एलिजिबल हो गए तो फिर 80EE आपके लिए नहीं है। मतलब ये न्यू है सर। एक्चुअली ये रिसेंटली गवर्नमेंट सबको घर देने के लिए ना ये सब बना है सर। ये आजकल ये बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मैं जितना स्टैटिस्टिक्स है ना गवर्नमेंट का, अगर आप आंकड़ा देखना चाहते हो तो देख सकते हो गवर्नमेंट साइट्स वगैरह में जाके अगर ढूंढोगे तो। सर लास्ट 5-10 साल में, ठीक है, 5-10 नहीं, 7-8 साल, मतलब मैं 2014 मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद का बात कर रहा हूँ। उससे पहले भी गवर्नमेंट के थ्रू से आवास योजना होता था या लोगों के लिए घर बनाने का प्रोग्राम होता था, बट ये 14 के बाद से घर बनाने का जो ग्रोथ रेट है ना वो बहुत हाई है, ठीक है। अब प्रो बीजेपी वाला बात नहीं है, यहाँ पर जो डेटा है उससे बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर प्रो बीजेपी चल रहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल ना समझिए सर। हर बात में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़ा है, ठीक है। मतलब पहले के जमाने में जो घर बनता था पब्लिक के लिए, घर के बारे में रिसेंट ट्रेंड में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। और इसमें अगर आप लोन का इंटरेस्ट देखोगे, सबसे बढ़िया जो चीज है, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट है हाउसिंग लोन लास्ट 15 ईयर्स में, 15 क्या और भी ज्यादा 20 ईयर्स में सबसे लो रेट में चल रहा है। इवन व्हीकल्स लोन भी बहुत सस्ता चल रहा है। हाउसिंग लोन तो अभी 6-6.5% का चल रहा है, 6.5-7 मैक्सिमम, जिनका सैलरीड पर्सन के लिए तो 6-6.5 में लोन मिल जाता है। इतना सस्ता में लोन लास्ट 20 साल में नहीं था, ठीक है। ऊपर से इनकम टैक्स में डिडक्शंस वगैरह, ठीक है। ये सब क्यों है, किस लिए है? ताकि लोगों का घर हो, लोग घर करे, घर के लिए इंटरेस्ट भरे, उसका बेनिफिट मिले। ये एक तरह का पॉलिसी है, और क्या, वेलफेयर है। मैं आपको क्या बोला, व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स मतलब ऐसा पॉलिसी जिसमें पब्लिक का वेलफेयर हो, ठीक है। तो अंदर से होना चाहिए वेलफेयर। तो ये पॉलिसी इस हिसाब से दिख रहा है, इस हिसाब से दिख रहा है।
समझ रहे सर? लेकिन एक बात याद रखिए, 80EE में अगर आपको बेनिफिट मिल जाता है, आप 80EE में वो बेनिफिट, सॉरी मतलब 80EE में अगर क्लेम करना है EE में, तो 80EE में क्लेम नहीं कर सकते। द इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80EE। ओके सर? 80EE भी एक बार देख लो सर, सभी देख लेंगे तो फिर reduction in respect of interest payable on loan taken from financial institution for purchase of electric vehicle, purchase of electric vehicle। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हो, टाटा नेक्सॉन, ईवी, बहुत सारा है, मारुति सुजुकी का भी बन गया, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन ऑफ अप टू 1.5 लाख वुड बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो लोन शुड बी सैंक्शनड बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2023 के अंदर होना चाहिए। ओके, मतलब ये जो लोन सैंक्शन एरिया है ये 1 अप्रैल 2019 के बाद से 31/3/2023 तक चलेगा। उसके बाद फिर से अपडेशन अगर क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी में इलेक्ट्रिक व्हीकल का परचेस बढ़े, ठीक है, कंपनी की तरफ से देखो तो इकोनॉमी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल बढ़े, उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये तरीका अपनाया, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप इकोनॉमी को समझते हो, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, ठीक है, अगर आप उसको समझोगे तो अब ये सब चीज़ भी आप लोगों को याद रखने में काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। मतलब टैक्स पढ़ना मतलब सिर्फ टैक्स पढ़ना नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में भी हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। पॉलिटिकल पॉलिसी क्या चल रहा है, सरकार क्या सोच रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। जैसे जब कांग्रेस का सरकार चलता था यूपीए का, तो उन दिनों मनमोहन सिंह भी काफ़ी सारा पॉलिसी बनाते थे। मनमोहन सिंह का पॉलिसी ऐसे बहुत अच्छा माना जाता था, तो तब भी बहुत सारा बेनिफिट होता था, ठीक है। तो ऐसा हर 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 टाइम पे अपने अपने हिसाब से हुआ है। अब कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है ये तो टेबल में पेपर रख के देखना होगा, ठीक है। तो वो सब अलग बात, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब भी हम लोग टैक्स पढ़े, ठीक है, जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उसमें गवर्नमेंट का पॉलिसी, चाहे जीएसटी पढ़ लो, चाहे आप इनकम टैक्स पढ़ लो, गवर्नमेंट का पॉलिसी आपको एकदम बिल्कुल नजर आ जाएगा कि सरकार क्या करना चाहता है, ठीक है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। आप आम नागरिक की तरह बात बिल्कुल मत कीजिएगा सर। आम नागरिक का बात कैसा होता है, उनको हर बात का खबर नहीं होता। स्टेट का भी अलग पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि सेंट्रल, जैसे हमने वेस्ट बंगाल में देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट के बारे में स्टेट गवर्नमेंट बात नहीं करता। मतलब इस तरह का एक एनवायरनमेंट बना के रखता है, अरे भाई स्टेट में जो है वो रहने दो ना उसको, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सेंट्रल का अगर कुछ बेनिफिट है तो उस बेनिफिट को पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, पब्लिक को उसके बारे में बताना चाहिए, हर किसी को इसमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन स्टेट बहुत कम स्टेट है, ठीक है, बंगाल में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बंगाल तो हमेशा एंटी सेंट्रल जैसा बिहेव करता है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, अब एंटी सेंट्रल जैसा बिहेव क्यों करोगे? आपका पॉलिटिक्स, जैसे मैं एक बात करता हूँ, ममता दीदी का जगह बंगाल में अभी कोई नहीं है लेने लायक, ठीक है, सिंपल बात है, क्योंकि अभी ऐसा लीडर नहीं आया है, जब आएगा तब हम लोग भी सोच लेंगे। लेकिन बात यह है कि आपको किस चीज का डर है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी थोड़ी ना आ जाएगा सेंट्रल सेंट्रल करने से, नहीं आएगा, ठीक है। तो वोट में भी दिखाई दिया ना, कहने का मतलब है आपको बताना चाहिए, फर्ज बनता है कि भाई ये सब सेंट्रल बेनिफिट दे रहा है, आपको भी इसका बेनिफिट लेना चाहिए। लेकिन नहीं, लोगों को जागरूकता भी नहीं है, बताते भी नहीं है। आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम लोग क्या इंडिया चलाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्टेट का बात अलग है, छोड़ो। जो बेनिफिट पब्लिक वेलफेयर के लिए है सब तक पहुंचना चाहिए ना, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। लेकिन लोग जानकार बनेगा, लोग एडुकेटेड बनेगा तब ना होगा। मेरे को एक जन फोन किया सर मालदा से, बंदा हिस्ट्री में मास्टर्स किया है, अभी जॉब वगैरह का हालत तो जानते ही आप लोग, तो बहुत सारा कुछ ट्राई कर लिया, एसएससी वगैरह ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, तो अब कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि अकाउंट रिलेटेड जॉब करेगा। ऐसे एक फ़ोन नहीं, ऐसे मेरे पास हज़ारों फ़ोन आता है, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, मेरा टाइम भी मैं देता हूँ, लेकिन कितना लोग समझ पाते हैं आज तक समझ में नहीं आया।
तो कहते हैं कि अकाउंट्स का काम करेगा तो कुछ अकाउंट्स का कोर्स करना है। बोले अकाउंट्स का कोर्स तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको इधर उधर, लेकिन कम से कम बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स तो जान लीजिए। मतलब अकाउंट्स का कम से कम 11-12 और फर्स्ट ईयर का नॉलेज, क्या बोलते हो सर आप लोग? 11-12 फर्स्ट ईयर का नॉलेज तो मिलना चाहिए ना कम से कम बीकॉम लेवल का, तब ना जाके बंदा अकाउंट्स का काम कर पाएगा। अदरवाइज वो किस अकाउंट्स का काम करेगा? तो फिर मैं बोलता हूँ कम से कम 6 महीना तो पढ़िए, कहीं पर भी पढ़िए, बट कम से कम अकाउंट सीखिए, डेबिट क्रेडिट का नॉलेज लीजिए, कम से कम फाइनल अकाउंट्स तक बनाना सीख लीजिए। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप का। नहीं तो आपको कौन काम देगा? और फिर अगर काम दे भी देता है आपको, ओरिजिनल कभी समझ में नहीं आएगा, कभी आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। नहीं मेरे को कितना समय लगेगा, नहीं कम से कम 1 साल तो देना पड़ेगा ओवरऑल। तो बोलता है नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे को, अभी तुरंत जॉब चाहिए। फिर मैं बोला कि भगवान भरोसे छोड़ दो देखो क्या कर सकते हैं आप। क्या बोलूंगा सर? आप अब जो बंदा हिस्ट्री में मास्टर्स कर चुके हैं और अभी रूट चेंज करना चाहते हैं, समय तो देना होगा। ये हालत है एजुकेशन का। या तो आप अपने फील्ड में रहो, या फिर अगर दूसरे फील्ड में आ रहे हो, क्योंकि इस फील्ड में जॉब वगैरह है, कुछ ना कुछ है, लोग कुछ ना कुछ कर लेगा। कॉमर्स में, साइंस का तो अलग जगह है ही, आर्ट्स में भी जगह है, बट आर्ट्स उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता। तो मैं बोला, लेकिन अब जब भी मैं बोलता हूँ कि पढ़ना है, आधे से ज्यादा लोग पीछे जंप करना चालू कर देता है, नहीं पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो फिर पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या जॉब करोगे? फिर बोलेगा देखो मैं बेकार हूँ। अरे भाई बेकार तुम तुम्हारे कर्म के कारण हो ना, कि तुम सीखना नहीं चाहते तो फिर बेकार ही रहोगे ना। यही तो प्रॉब्लम, सीखने का बारी जब आता है या सिखाने का बारी आता है, साइलेंट है पूरा का पूरा। इसको बोलते हैं इतना सन्नाटा क्यों है रे भाई अच्छा चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन करें। बंगाल का हालत जब भी मैं सोचता हूँ मैं चिंता में पड़ जाता हूँ कि यूथ कब समझेगा, पता नहीं सर। अच्छा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लियर हो गया ना? हेलो, यस आगे का डिस्कशन बाद में करते हैं। तो बहुत सारा 80 DD से लेके 80 EEB तक बातचीत की है। तो चलो देखते हैं, अलग अलग कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। आपका भी क्या जवाब है उसको भी कोशिश करते हैं देने का। अच्छा ये आज शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क था, मैं कल नहीं कर पाया। ठीक है, ये होमवर्क है, 80D के ऊपर में है सर, 80D का क्वेश्चन है। कल मैं 5-6 सॉल्व करवाया था और 7 आपको सॉल्व करने के लिए मैं बोला था, लेकिन आज शेयर करूंगा तो आज कर लीजिएगा। सर इलस्ट्रेशन 8 देखिए, थोड़ा जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। मिस्टर एक्स इज ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, he deposits a sum of rupees 50,000 with life insurance corporation। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, सम ऑफ 50,000 विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एवरी ईयर जमा करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज डिसेबल्ड ग्रैंडफादर हु इज होली डिपेंडेंट अपॉन हिम। द डिसेबिलिटी इज वन विच कम्स अंडर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। ये एक्ट के तहत ये होता है। ठीक है, डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत मतलब ये है, मतलब एकदम ओरिजिनल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑथराइज है। लेकिन क्वेश्चन है, a copy of certificate from the medical authority is submitted also, compute the amount of deduction available under section 80DD for the assessment year 22-23। आपको मेरा सवाल ये है इस क्वेश्चन के तहत कि क्या मिस्टर एक्स को अपने ग्रैंडफादर का जो प्रीमियम वो भर रहे हैं, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा ना। ग्रैंडफादर है इसलिए मिलेगा? पावे ना सर सर। ग्रैंडफादर है डिसेबल। পাবে না सर पाবে ना। सर पाবে ना क्यों नहीं पावे ना? सर ग्रैंडफादर रिलेटिव এর ভিতরে আসে। कांट ग्रैंड पेरेंट्स spouse सर नहीं, स्पाउस चिल्ड्रन ब्रदर सिस्टर को मिलेगा और पेरेंट्स। हाँ, भावुक हो गए आप लोग ठीक है, आप लोग भावुक हो गए। ग्रैंडफादर इसके के पापा लिए को वो भरेगा तो उनको तब मिल जाएगा। उनका मिस्टर एक्स पापा के पापा करता, भरे। का पापा करता तो मिल जाता। ग्रैंडफादर रिलेटिव्स के अंदर काउंट नहीं, डिपेंडेंट रिलेटिव्स के अंदर काउंट नहीं करते, डिपेंडेंट नहीं है ग्रैंडफादर नाती पे
नाती मतलब बंगाली में नाती बोलते हैं, हिंदी में पोती बोलते हैं, पोता, है ना। ग्रैंडफादर पोता पे डिपेंड नहीं है, सिंपल बात है। ग्रैंडफादर अपने बेटे पे डिपेंड हो सकता है। Since the amount deposited by Mr. X was his grandfather, he will not be allowed any deduction under section 80DD. The deduction is available if the individual assessee incurs any expense for a dependent disabled person. तभी मिलता है ना, dependent disabled के लिए मिलता है। And grandfather does not come within the meaning of dependent as defined under section 80D. So नहीं मिलेगा, ठीक है। So भावुक का कोई जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बोला ना, पॉलिसी का मैटर है, पॉलिसी है जो है वो है, सही गलत का डिसीजन बाद में होगा। Sir, what will be the education if deduction if Mr. X had made this deposit for his dependent father? अगर मिस्टर एक्स ये अपने डिपेंडेंट फादर के लिए करते तो कितना मिलता? सर 75,000 ही तो पूरा मिलता है। सर 75 नहीं, यहाँ पर डिसेबल बोला है, लेकिन कैसा डिसेबल ये नहीं बोला, ठीक है। अगर देखो एमसीक्यू सवाल हो तो जो ऑप्शन आपको अवेलेबल हो उसके हिसाब से जवाब देना, लेकिन अगर लिखना पड़े तो आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो आपको ऐसा बोलना है कि डिडक्शन नॉर्मली 75,000 अंडर सेक्शन 80DD, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट डिपोजिटेड। हाँ सर, ये बात भी ध्यान रखिएगा, 75,000 इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट डिपोजिटेड। आप कितना अमाउंट डिपोजिट कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, 75,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन केस इज फादर वॉज सीवियर डिसेबिलिटी तो फिर 1,25,000 का ले लेना, ठीक है। कितना डिपॉजिट कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, पूरा ले लीजिएगा। ज्यादा करोगे तो भी 1,25,000, कम करोगे तो भी 1,25,000। 75 का भी सेम टू सेम केस, ज्यादा करोगे तो भी 75, कम करोगे तो भी 75। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिमिट नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड। क्लियर है? पर सर पर्टिकुलर डिसेबिलिटी मेंशन तो करेगा ना कि इस हाँ, मतलब इस चीज के कारण अगर मेंशन करता है तो फिर आप उसके हिसाब से जवाब देना। फिर आपको ऐसा बोलेगा ना कि डिसेबल सीवियर है कि नहीं है, 80% से ज्यादा है कि नहीं है, वो मेंशन करेगा तो इस जवाब ऐसा होगा। लेकिन अगर मानो कुछ बोला नहीं है डिसेबिलिटी के बारे में, तो जैसे सीए और सीएमए दोनों लिख देंगे, तब दोनों लिखना है ना, ठीक है। जब आपको लिखने वाला क्वेश्चन एग्जाम है, जैसे सीए सीएमए के एग्जाम में ऐसे होता है, तो आपको दोनों मेंशन करना चाहिए, है ना। तभी उसी में टेस्ट होगा आपका कि भाई आपको प्रोविजंस पूरा पता है कि नहीं। तो 80DD का प्रोविजंस अगर डिसेबिलिटी मेंशन किया है तो उसी जवाब को देना, लेकिन अगर डिसेबिलिटी मेंशन नहीं किया तो फिर दोनों मेंशन करना है आपके। आगे बढ़े, क्लियर है दोनों केस, ग्रैंडफादर फादर, डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट, क्लियर है कि नहीं? यस सर। देखो सर, प्रोविजंस पहले कितना अच्छे से पढ़े, इसलिए कितना अच्छे से जवाब भी आ रहा है। सर मिस्टर बी हैज टेकन 3 एजुकेशन लोन। मिस्टर बी ने 3 एजुकेशन लोन लिया एज ऑन April 1st 2021 को। द डिटेल्स ऑफ व्हिच आर गिवन बिलो। लोन 1, लोन 2, लोन 3। for whose education loan was taken, B खुद के लिए भी लिया, himself, son of B, daughter of B, ठीक है। बी के लिए लिया मतलब खुद के लिए, बेटे के लिए लिया और बेटी के लिए भी लिया, ठीक है। इंसान का पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, पढ़ते जाओ, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं पापा भी पढ़ रहे हैं बेटा भी पढ़ रहा है, अरे भाई पढ़ते रहो, एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं होता, स्काई इज द लिमिट। जितना जानोगे कम पड़ जाएगा। आइजक ये अपना आइंस्टाइन नहीं, न्यूटन को पूछा गया था कि भाई कितना नॉलेज मिला आपको, तो न्यूटन ने क्या जवाब दिया था कि अभी भी समुद्र के किनारे पत्थर उठा रहे हैं, छोटा छोटा नुड़ी, जो छोटा छोटा पत्थर होता है ना समुद्र किनारे, बस वो कलेक्ट कर रहे हैं, नॉलेज तो कुछ नहीं मिला। इतना बड़ा ओशियन जैसा नॉलेज का जगह है, कुछ नहीं मिला। ओके सर, और क्या क्या लोन का है? अच्छा, मिस्टर बी ने एमबीए कर रहा है, सन बीएससी कर रहा है, बेटी बीए कर रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लोन 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख। अमाउंट रिपेमेंट ऑफ लोन 1 लाख, 40,000, 80,000। एनुअल repayment of interest 20, 10,000, 18,000। Compute the amount deductible under section 80E for the assessment year 22-23। बोलो क्या जवाब होगा इसका? कितना डिडक्शन मिलेगा?
बताओ सर, कितना डिडक्शन मिलेगा? सर 48,000। चौथा का जवाब है 48,000। बाकी सबका जवाब पूछना चाहता हूँ। স্যার 48,000 কেন কি শুধু ইন্টারেস্টের উপরে তো ডিডাকশন পাবে? थैंक यू सर, सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलेगा। तो 20,000 का भी इधर मिलेगा, 10,000 भी मिल जाएगा, तो 18,000 भी मिल जाएगा। आपको 80 ई का एरिया याद है ना? 80 ई का, 80 ई क्या बताया था आपको? हायर एजुकेशन पे जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो दे देंगे। यस, हायर एजुकेशन करने के लिए अगर आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन जितना आप भरोगे वो पूरा का पूरा डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन इनिशियल असेसमेंट ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड 7 असेसमेंट ईयर तक आप ये क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अंटिल द इंटरेस्ट इज पेड इज फुल्ली बाय द एसएससी व्हिचएवर इज अर्लियर। तो कॉन्सेप्ट इज दैट आप जो भी लोन का इंटरेस्ट भरोगे सारा का सारा आप क्लेम कर सकते हो। तो इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए, इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21-22 की 22-23 असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर इज 21-22। 80E के तहत आप लिख सकते हो ऐसे, एज पर 80E डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, ऐसे लिख लो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इक्वल्स टू 20K प्लस 10K प्लस 18K इक्वल्स टू 48K। K फॉर किलोग्राम, 1000, हाँ, K फॉर 1000। सबको पता है, आजकल मेरे से ज्यादा जानते हो आप लोग। समझ में आ गया? प्लीज टेल मी सर। यस सर। ओके, अच्छा दूसरा क्वेश्चन करें और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा सर। देखते हैं क्या जवाब मिलता है आप लोगों से। मिस्टर ए परचेज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिस्टर ए परचेज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन खुद के रहने के लिए at a cost of 45 lakh on 1st of April 2017, in respect of which he took a housing loan of rupees 35 lakh from Bank of India, 11% per annum on the same date. The loan was sanctioned on 28th March 2017. Compute the eligible deduction in respect of interest on housing loan for assessment year 22-23 under the provisions of Income Tax Act 1961. Assuming that the entire loan was outstanding as on 31st March 2022 and he does not own any other house property. बताओ सर, क्या करे या ना करे, कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए मुझे इसका जवाब। স্যার এটা তো ডিডাকশন মনে হচ্ছে পাবে না স্যার। डिडक्शन पावे सर ना? 7 साल था ना इसमें, हाँ, 7 साल के बाद इसमें वो 7 5 साल के बाद ही मतलब इंटरेस्ट, पर नॉर्मली तो 7 साल दिया हुआ था ना। 5 साल कहाँ पड़ा तू, वो तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है। नहीं वो डेट दे रहे, नहीं यहाँ पे दे रखा है ना कि वो इंटरेस्ट স্যার ওই 22 হাউসিং 23 এর ভ্যালু আছে एक जन बोल, या तो शिवम पहले बोल ले फिर संपत बोल, पहले शिवम बोल ले। सर यहाँ पे दे रहे हैं ना कि 22 23, तो मतलब 17 18 19 20 पे 5 साल बाद ही दे रहा है ना। हाँ, 17 18 19, हाँ लोन मिल रहा है, उसके बाद वो रीपे कर रहा है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग पूरा लोन ही आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो फिर आउटस्टैंडिंग है तो अच्छा है ना, तो आपको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं ये तो बताओ आप। हाँ मिलेगा ठीक है। संपद नहीं मिलेगा? হ্যাঁ স্যার, কারণ স্যার এই হাউজিং ভ্যালুটা স্যার 45 লাখ টাকা আছে আর স্যার লোনটাও নিচে 35 লাখ টাকা, যেটা ক্ষেত্রে স্যার 35 লাখের নিচে হতে হবে আর 35 লাখের নিচে হতে হবে লেস দাম। कौन सा তবে তো सेक्शन স্যার यूज होगा? স্যার कौन सा 80 सेक्शन यूज होगा? 80 ई 80 ই স্যার।
ডবল ই স্যার, এরকম ডবল ই নাহলে ই স্যার, যেটা 50,000 টাকা, যেটা মানে সেকশনটা ভুলে গেছি, 50,000 টাকার যে ভ্যালুয়েশনটা আছে 80 ই স্যার। 80 डबल ई यूज करें कि डबल 80 ए यूज करें? ना सर 80 डबल ई হবে স্যার। क्यों? डबल ही होगा ना इसमें, तो फिर वो डेट आ जाएगा ना 1 अप्रैल 2019 से, अगर ए वाले यूज करेंगे तब तो उससे पहले कर रहा है वो। तो फिर मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 16-17 का बात है ना? हाँ হ্যাঁ স্যার, हाँ, तो हमारे इस क्वेश्चन में 16-17 का ही बात हुआ है क्या? হ্যাঁ স্যার 1/4/17। हाँ सर। আর স্যার প্রিভিয়াস ইয়ার স্যার 31 কিছু একটা লোন নিয়ে 28 মার্চে লোন নিয়েছিল, তোর সাথে লোন স্যাংশন হয়েছিল স্যার। 28 मार्च, मतलब 16-17 के अंदर ही आ गया। হ্যাঁ यस सर। तो 80 डबल ई आ जाएगा ना इसके? यस सर। तो वही तो ठीक है। तो चलो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। चलो मेरे साथ साथ लिख लो कैसे जवाब देना चाहिए इसका। इलस्ट्रेशन 11 सोल्यूशन। सर सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर बना लो और एक अमाउंट का कलम बना लो। सर इंटरेस्ट ऐसे मुंह बोली हो जाएगा आंसर, फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपको इजी समझ में आ जाए। आप ऐसे भी नॉर्मल कैलकुलेट करके भी जवाब आराम से निकाल सकते हो। इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 22-23, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का भी तो डिडक्शन है। मतलब कहने का मतलब है डिडक्शन allowable while computing income under the head हाउस प्रॉपर्टी HP। हाँ सर, हाउस प्रॉपर्टी हेड के हिसाब से डिडक्शन क्या होगा बोले तो? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ना अंडर सेक्शन 24A। 24B स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देना है यहाँ पर, इंटरेस्ट का बातचीत अच्छा चल रहा है। एनएबी, हाँ एनएबी तो है नहीं। हाँ ইন্টারেস্টের উপর। हम यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी में इसका 24B के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में कितना जाना चाहिए वो मैं आपको पूछ रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको मिलता है ना लोन बोरो करने में। बात को समझो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको बाकी कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक चीज मिलता है आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट आपको डिडक्ट करने का मौका मिलता है। मैक्सिमम 2 लाख तक का मिलता है, और 199 से पहले का हो तो 30,000 का मिलता है मैक्सिमम। तो ये तो आजकल तो हाँ ये सेल्फ ऑक्युपाइड भी है। तो इसका कितना होगा वही मैं पूछ रहा हूँ आपको, इसको कितना मिलेगा? सर हाउसिंग लोन कितना लिया है? 35 लाख। 35 लाख। तो 35 लाख का 11% कितना होता है? 3,85,000। ठीक है, तो 35 लाख इंटू 11% तो आया ना। लेकिन सर 3,85,000 होता है आपका इंटरेस्ट, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कितना है? 2 लाख। रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख है ना। यस वो सर। हाउस प्रॉपर्टी याद आ रहा होगा। अब ये तो हो गया हाउस प्रॉपर्टी के अंदर का खेल, लेकिन अभी पॉइंट 2
आपको क्या बताता है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बात है ना अभी। यस सर। जीटीआई से जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। रुपीस कितना होगा बोलो? 1,85,000। कैसे आया? वो 2 लाख माइनस कर दिया ना 3,85,000 में से। 3,85,000 से 2 लाख आपको घटाना माइनस करना है, तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,85,000 मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट आपका कितना है? 3,85,000, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, तो 3,85,000 से 2 लाख हट जाएगा, तो 3,85,000 से यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर 3,85,000 से 2 लाख घटेगा, जो रेस्ट्रिक्शन है, तो 1,85,000। तो 80EE के तहत आपका डिडक्शन होता है 1,85,000, 1,85,000, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कितने का है? सर 50,000। रेस्ट्रिक्शन है 50,000 का। वेरी गुड सर, समझ में आ गया सबको? प्लीज टेल मी। यस सर। तो आप मैक्सिमम 50,000 ही 80EE के तहत ले सकते हो। यहाँ पर लिख दो रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000। सो आपको यहाँ पर दो मिला, एक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप 2 लाख तक दिखा सकते हो, और इधर 80EE के तहत आप 50,000 तक दिखा सकते हो। बस सही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर हो गया। एनी डाउट सर? किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है ना? কিন্তু স্যার ওখানে যে বলেছিল যে 45,00,000 টাকার নিচে হতে হবে ভ্যালুয়েশন আর 35,00,000 টাকার নিচে লোন হতে হবে, সেই ক্ষেত্রে স্যার হয়েছে তো। এই যে স্যার ডিডাকশনে যেখানে বলেছে। हाँ দেখাচ্ছি তারা। लोन सैंक्शन 35 लाख से नीचे हुआ नहीं, लेस देन 35, लेस देन इक्वल्स टू 35 लाख हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। স্যার 35 হয়েছিল। 35 से হয়েছিল, তো लेस देन इक्वल्स टू 35 लाख बोला ना, मतलब 35 लाख या उससे नीचे लोन का वैल्यू। वैल्यू ऑफ हाउस, আমি স্যার শুধু লেস দেন वैल्यू ऑफ हाउस लेस देन इक्वल्स टू 50। यहाँ पर कितना हुआ है? স্যার 45 ওটা স্যার চেঞ্জ হয়েছে, লেস দেন ইকুয়ালস টু স্যার মাথা ছিল না, সো লেস দেন ভেবেছিলাম। মাথায় রাখতে হবে। ওকে, কিন্তু স্যার যদি এই লোনটা স্যার যদি 35 লাখের উপরে হয়ে যেত তখন স্যার সেই ক্ষেত্রে কি হতো স্যার? কন্ডিশন তো একটা তো ফুলফিল হচ্ছে, একটা হচ্ছে না। পেতো না, তাহলে শুধু এটাই পেতো, শুধু উপরে 2 লাখ টাকাই আসতো স্যার। অনলি 2 লাখ টাকা আসতো। 80EE नहीं मिलता, 80EE नहीं मिलता, क्योंकि 80EE मिलने के लिए ये सारा का सारा कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है? হ্যাঁ স্যার। এই সবাই বুঝতে পেরেছে তো? আমি আগে আগে অন্য কোশ্চেনে যাই। হ্যাঁ স্যার। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, ये दिमाग पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। आस पड़ोस का सभी का इनकम कैलकुलेट कर लो, डिडक्शन। ठीक है? घर के बगल वाला शर्मा जी, बगल वाले बैनर्जी जी, सबको। ठीक है? बैनर्जी बाबू, शर्मा जी, सबका कैलकुलेट कर लो। मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर सी, मिस्टर डी, सैलरीड है, सभी का सभी जॉब करते हैं। हाँ, बढ़िया है। फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 22-23 का कैलकुलेशन करने को बोला है। सर क्या क्या दिया है डिटेल्स देख लो। मिस्टर ए का लोन है 43 लाख का, मिस्टर बी का 45 लाख का, मिस्टर सी का 20 लाख का, मिस्टर डी का 15 लाख का। पॉइंट टू बी नोटेड। सर लोन टेकन फ्रॉम HFC मतलब हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सर इसने लोन लिया NBFC से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, डिपॉजिट लेने वाला। ठीक है? डिपॉजिट लेते हैं ऐसे NBFC। 20 लाख का डिपॉजिट टेकिंग NBFC,
और 15 लाख का लोन मिस्टर डी ने लिया पब्लिक सेक्टर बैंक से, ठीक है सर। क्या ये लोन टेकन फ्रॉम फर्क पड़ता है? लोन कहाँ हाँ से सर, लिया? पड़ता है ना, एकदम फर्क फाइनेंशियल पड़ता इंस्टीट्यूट से लेना पड़ता है। है। हाँ, हाउसिंग फाइनेंस हाँ सर। होना चाहिए या बैंक होना चाहिए, है ना? एनबीएफसी नहीं होना चाहिए। यस सर, यस सर। सर डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन 1 अप्रैल 21। लोन का डेट भी इंपॉर्टेंट है, कब लोन मिल रहा है। इसका 1/4/20, इसका 1/4/20, मिस्टर डी का 1/4/30 मार्च 2019 फर्क पड़ता है। डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन 1/5/2021, 1/5/2020, 1/5/2020, 1/5/2019। लोन किस लिए लिया? Acquisitions of residential house property for self occupation, acquisitions of residential house property for self occupation, purchase of electric vehicle। अच्छा, इसने लोन लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, हाँ मिस्टर सी ने, फॉर पर्सनल यूज। परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर मिस्टर डी ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा, ए और बी के केस के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ए और बी के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गया। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ए के केस में 45 लाख है, बी के केस में 48 लाख है। किसका? हाउस प्रॉपर्टी का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी का। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट सी के केस में 22 लाख, डी के केस में 18 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम, 9% पर एनम, 10% पर एनम, 10% पर एनम। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का 10%, घर का 9%। आपके सामने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन if any allowable under the provision of Income Tax Act 1961 for assessment year 22-23 in the hands of Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D. Assume that there has been a no principal repayment in respect of any of the above loans up to 31st March 2022। किसी भी तरह का प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं हुआ है, ये अजम्पशन करके आप जवाब दो। जवाब 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 चाहिए, जवाब चाहिए, बोलो। सर फर्स्ट वाले मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी को वो मिलेगा, उनका तो मतलब लोन का वैल्यू 35 लाख से ऊपर है, तो उनको कैसे मिलेगा? सोचो सोचो। नहीं, उनमें कैसे मिलेगा? उनमें तो उनका वैल्यू 35 लाख से ऊपर है लोन का। नहीं मिलेगा। नहीं, उसमें कैसे मिलेगा? और सी वाले को भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं ले रहा है, खाली डी वाले को मिलेगा। खाली डी वाले को मिलेगा। हाँ, क्या सबका जवाब ऐसा ही है? मेरे को ये लगा। क्या सबका जवाब ऐसा ही है? अच्छा, कौन सा सेक्शन लागू होगा? हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन को छोड़ के सर ফার্স্ট এটা তো পাবে স্যার 80 AA তে। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डबल ई बी वाला लगेगा। सर मिस्टर ए के केस में क्या होगा? डबल ई ए होगा। हाउस प्रॉपर्टी के केस में मिस्टर ए का হ্যাঁ স্যার ডবল ই এটাই হবে। तो शिवम जो सोच रहा था डबल ई ए के केस में, डबल ई के केस में रूल्स में क्या है? लोन शुड बी सैंक्शन बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन। পাবে না, हाँ এর ক্ষেত্রে স্যার পেয়ে যাবে, বি এর ক্ষেত্রে স্যার পাবে না, কারণ বি এর স্ট্যাম্প ডিউটি ভ্যালু 48 লাখ টাকা আছে। हाँ, वेरी गुड সেই सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस, वेरी वेरी गुड सर, वेरी गुड। स्टैम्प और ड्यूटी ये वैल्यू पावे ऑफ हाउस लेस देन 45 लाख है, तो ए का केस में लेस देन इक्वल्स टू 45 लाख मैच कर रहा है। अच्छा, डेट सबसे पहले देखना, लोन का लोन कब दिया जा रहा है? 1 ডেট अप्रैल 19 से ডেট 31 मार्च 22। 20 না কত আছে স্যার ডেট, ডেটটা মনে নেই স্যার, 20 না কত ছিল। दिखा देते हैं। डेट दोनों के केस में सही है, डेट का प्रॉब्लम दोनों केस में सही है। एक चार हाँ सर। 21, एक चार 20, डेट दोनों केस में सही है, ए और बी दोनों केस में सही है। শুধু স্ট্যাম্প ডিউটি ভ্যালুর জন্য স্যার এ পাবে আর বি পাবে না। वेरी गुड सर। और एक चीज क्या है, इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं। और एक बात है कि जब आप 80 में क्लेम करोगे तो 80 नहीं होना चाहिए आपका। अगर मतलब अगर बाई चांस आपने 80 में कोई क्लेम करके रखा, ठीक है, तो 80 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये सब बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए। तो सोल्यूशन करो सर फटाफट मेरे साथ साथ। चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आगे आते हैं। चलो चले चलो चले चलो, भाई हमसे रोक। चलो क्या लिखना है? इंटरेस्ट
अच्छा सबसे पहले तो मिस्टर ए है ना, किसका कर रहे हैं, मिस्टर ए बी सी डी, एक एक करके करते हैं ना, एक तरफ पर्टिकुलर कर देना और एक तरफ अमाउंट का घर बना देना, एक तरफ पर्टिकुलर का घर एक तरफ अमाउंट का घर, बस यही करना है और कुछ नहीं। इंटरेस्ट डिडक्शन और असेसमेंट ईयर क्या होगा, 22-23। सर पॉइंट नंबर 1 पहले तो हाउस प्रॉपर्टी देख ले, डिडक्शन अलाउबल while computing income under the head house property under section 24 subsection B। ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर का बात है सर, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जिन लोगों ने करा है उनको पूरा पता होगा, किसी ने नहीं किया जब हाउस प्रॉपर्टी फिर से करेगा वो याद भी आ जाएगा, समझ भी जाएगा पूरा का पूरा। 3 लाख कितना होगा, 43 लाख का घर है ना, मतलब लोन है, कितने का लोन लिया, अमाउंट ऑफ लोन टेकन 43, तो 43 का कितना परसेंटेज लगाएंगे, 9% ना, यस सर। 43 का 9%। 3,87,000। सर एक बात ध्यान से देखना है थोड़ा, लोन कब मिल रहा है, मतलब कितना दिन का इंटरेस्ट हुआ है, इसका भी तो एक हिसाब है। 1/4/2021 में सैंक्शन हो रहा है, डिसबर्स कब हो रहा है, 1/5/2021। तो फिर आप इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन करेगा वो अप्रैल से होगा कि मई से होगा, सर एक मास मई कम से होगा। होगा। लॉजिक क्या कहता है, डिसबर्स होने के बाद ही ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू होगा। हाँ सर। यस सर। क्या बोलते हो सर, बोलो। सैंक्शन डेट इज इम्पोर्टेंट, सैंक्शन डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमें डेट मैच करना चाहिए कि भाई किस पीरियड के अंदर लोन सैंक्शन किया गया है, दैट इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट। बट डिसबर्स जब तक नहीं होगा आपका कैलकुलेशन कैसे चालू होगा, है ना, लोन अभी तक मिला ही नहीं तो फिर कैलकुलेशन किस बात का, लोन मिलेगा तब ना कैलकुलेशन, कभी कभी लॉजिक भी लगा दीजिएगा थोड़ा सा। तो इस खेल में 1 मई से लोन डिसबर्स हुआ है, तो 1 मई से अगर लोन डिसबर्स हुआ है आपको, तो आप मुझे इतना बता दो सर कितने महीने के लिए आपका कैलकुलेशन होगा, 11 months। 11 मंथ ना। यस सर। 3,54,750। देखा सर, सिली मिस्टेक हो रहा था, हर एक डेटा का कुछ ना कुछ कारण तो होगा, है ना, कई बार थोड़ा झमेला करने के लिए भी देता है, बट आपको फर्क समझना पड़ेगा कि कौन सा बेकार में दिया है, कौन सा कारण में दिया है, मतलब 24 घंटा चौकन्ना रहना है। 3,54,750। अच्छा रेस्ट्रिक्शन कितना है सर 2 लाख। 2 लाख। थैंक यू। अच्छा ये हो गया सर, पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं, चैप्टर 6 से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से फ्रॉम जीटीआई। सर इसमें सेक्शन क्या होगा, 80 EE EEA। अमाउंट बताओ, 3,54,750 1,50,000। माइनस 2 लाख है ना, 2 लाख, तो 1,54,750। इतना आपका बनता है, इतना आपका बनता है, लेकिन मिलेगा कितना, 1.5 लाख में। रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है सर 1.5 लाख। 1.5 लाख का। 1.5 लाख। थैंक यू सर। एक 1,50,000, ठीक है, तो ये हो गया आपका
ए का केस, आई होप कि ए का खेल क्लियर है सबको। हाँ सर। अब बात करते हैं बी का। सर बी के केस में क्या देखना है, अगेन सेम टू सेम खेल खेलो सर। इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर तो वही होगा सर। डिडक्शन एज पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा? 2 लाख। दिखाओ 2 लाख। 2 लाख तो रूल है, हिसाब नहीं खाओगे। 45 लाख का लोन है सर, तो 24B में कितना क्लेम, मतलब कितना हो रहा है, कितना 45 लाख का लोन है, हो रहा है कितना? अच्छा 24B के तहत अगर NBFC के लोन मिलता है वो मिलेगा ना? हेलो, इनका जो लोन है ये NBFC से मिला है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से मिला है। क्या इनको 24B मिलेगा ना? बोलो बोलो सर, 24B मिलेगा? किसी का कोई आवाज कुछ बोलना चाहता है बट नहीं मिल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। 45 लाख का। हाँ, স্যার बोलो। এইটা কিন্তু স্যার ইয়ে তোমার কিন্তু স্যার এই চ্যাপ্টার 6 এ থেকে স্যার কোনো কিছু আসবে না। यस, सही चैप्टर 6 नहीं आएगा, लेकिन 24B তার সাথে मिलेगा। দুটো কন্ডিশন, একটা স্ট্যাম্প ডিউটি হলো, একটা স্যার হচ্ছে নন ফিনান্সিয়াল ব্যাংকিং। एग्जैक्टली, ठीक है। ये जो 24 सबसेक्शन बी हाउस प्रॉपर्टी के तहत जो है दैट इज 4 लाख कितना होगा? 4,05,000। बट ठीक है, रेस्ट्रिक्शन Yes, कितना sir. लग जाएगा? रेस्ट्रिक्शन लग 2 जाएगा लाख। 2 लाख। लेकिन यही चीज अगर जब बात डिडक्शन चैप्टर 6A का है, उस केस में ये नील हो जाएगा। सर इसमें 2 कारण होगा ना, एक तो स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा और दूसरा NBFC से। 2 रीजन, यस, लोन इज टेकन फ्रॉम NBFC। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये रीजन आपने एकदम सही पकड़ा। ये रूल क्या है, ये रूल एक बार फिर से देख लो एक बार। देखो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बैंक और HFC। हाँ, बैंक और HFC, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और बैंक। NBFC के बारे में नहीं बोला है। तो अगर आप NBFC से लेते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। डिटेल्स अगर आपको और पढ़ना है इसके बारे में तो आप, तो जब मैं पूरा मैट शेयर कर लूँगा ना, आप यहाँ से भी इस मैटर को देख सकते हो, ATEE के बारे में, EEA के बारे में। ATEEA, ठीक है। आप यहाँ पर अगर पढ़ोगे ना तो आपको पूरा खेल डिटेल्स में थोड़ा पता चल जाएगा। देखो क्या बोला है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 45 लाख होना चाहिए। इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन होना चाहिए। लोन शुड बी सैंक्शनड बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 होना चाहिए। एंड इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल क्लेम रिडक्शन अंडर 80EE होना चाहिए। इतना सारा कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाके 80EE में क्लेम कर पाओगे। साथ में आपको 2 पॉइंट और भी बोला है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब बोला जब आपको, a banking company to which the Banking Regulation Act 1949 applies and any bank or banking institution referred to in section 51 of Banking Regulation Act 1949 and housing finance company, ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत माना जाएगा। एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये पब्लिक कंपनी फॉर्म्ड or registered in India with the main object to carrying on the business of providing long term finance for construction or purchase of houses in India for residential purpose, ठीक है। यहाँ पर NBFCs के बारे में पूरा केस साइलेंट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस के केस में पूरा मैटर साइलेंट है। तो NBFC का जो लोन आपको मिल रहा है ना, ये आपको यहाँ पर अप्लाई, उसके बारे में यहाँ पर एक पॉइंट था NBFC
में बाद में मुझे सेक्शन दिखता है ना एनबीएफसी का, एनबीएफसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, अगर एक्सप्लेनेशन है तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। पीरियड ऑफ बेनिफिट, क्वांटम ऑफ रिडक्शन, मिलता है तो बाद में दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मिला, अच्छा ये ATE-B में मिला, ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं था इसलिए नहीं दिया। ATE-B में मिला है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में ये देखो यहाँ पर बोला है, a banking company to which the Banking Regulation Act 1949 applies, any bank or banking institutions referred to in section 51 of Banking Regulation Act 1949, any deposit taking NBFC जो डिपॉजिट लेते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs भी होते हैं, दैट इज NBFC which is not accepting or holding public deposits or and having total assets of not less than 500 crore as per the latest audited balance sheet and is registered with the RBI। तो एक कुछ NBFCs होते हैं जो डिपॉजिट लेते हैं, FDs वगैरह, और कुछ NBFCs होते हैं जो डिपॉजिट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, ATE-B के केस में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्शन है उसके केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर NBFCs जो डिपॉजिट लेते हैं उनको मतलब लिया गया है सर, ठीक है, मतलब NBFCs को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब बात को समझिएगा, हाँ सर। तो ठीक है, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था रिडक्शन चैप्टर 6A के तहत, इसको नील किया गया बिकॉज इसमें दो रीजन काम कर गया। एक, लोन इज टेकन फ्रॉम NBFC, लिख लो, लोन टेकन फ्रॉम NBFC, and another point is stamp duty value exceeds 45 lakh, है ना, हेलो, stamp duty value exceeds 45 lakh, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। यस सर। Stamp duty value exceeds 45, ठीक है, नीचे लिख दो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEA would not be permissible due to either violation, कोई भी एक अगर वायलेट होता है, either violation लिस्टेड अबव, मतलब एक और दो जो भी मैंने बोला, कोई भी एक अगर वायलेट होता है आपको ATEE नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए नील करार दिया गया। चलो बोलते बोलते मिस्टर D-C-B भी हो गया, अब बचा कौन, मिस्टर C एंड D। सर मिस्टर C और D का क्या खेल था, मिस्टर C ने भी डिपॉजिट टेकिंग NBFC से लोन लिया 20 लाख का, मिस्टर D ने बैंक से लोन लिया। चलो बढ़िया है, क्या दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये जो लोन लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन है, ये दोनों का लोन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का है 10% इंटरेस्ट पे। तो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान के चलेंगे क्या, अरे बोलो क्या लगता है। रिडक्शन कौन सा सेक्शन आएगा, EEB। रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसमें ATEEB काम करेगा, ATEEB काम करेगा फॉर इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल EV। कितने का सर, 20 लाख का लोन है मिस्टर C का, 10% का इंटरेस्ट है, तो 20 लाख का 10% हो जाता है 2 लाख, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कितना है, EEB का रेस्ट्रिक्शन कितना है, 1.5 लाख ना,
1,50,000। 30 लाख। 1,50,000। थैंक यू सर। रेस्ट्रिक्शन है 1.5 लाख, तो आप 1.5 लाख तक मिस्टर सी के नाम पे ले सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब क्या होता है आजकल, अगर आप मानो कि 13 लाख 14 लाख का दाम आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, अगर 13-14 लाख टाटा निक्सॉन वगैरह का ऐसा ही दाम है, तो आप 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो टैक्स में। अच्छा, मिस्टर डी के केस में क्या लगता है, डिडक्शन चैप्टर 6 से लागू होगा? मिस्टर डी के केस में बैंक से लोन लिया है, डी बैंक से लोन लिया है सर, पब्लिक सेक्टर बैंक से 15 लाख का लोन लिया है, 30 मार्च 2019 में लिया है, मतलब लोन सैंक्शन का डेट है, और डिसबर्समेंट हुआ है 1 मई 2019 को। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ही लिया है, 18 लाख का लोन है, 10% का इंटरेस्ट है। हाँ আসবে তো। आसबे, हाँ हाँ लटका देंगे तुम लोगों को, जिंदा लटका देंगे। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 का सैंक्शन एरिया होना चाहिए। और इस केस में, हमारे केस में कब कब सैंक्शन हुआ है रे लोन? 30 मार्च 2019 को। कैसे मिलेगा रे संपत्ति? हाँ, तेरे को संपत्ति बना के, तेरे को संपत्ति बना के बैंक को बेच देंगे। मजाक कर रहे हैं, ठीक है चलो। नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? না স্যার। 80EEB is not permissible, is not permissible since loan was sanctioned before 1 April 19. So नहीं, ये है क्वेश्चन का जवाब। सर डेट इंपॉर्टेंट है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तब जाके टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग में रखना है। सरकार कब से क्या किया नहीं किया, बस सरकार का काम फॉलो करो। सरकार का काम फॉलो करने से आपको सब कुछ ऐसे ही याद आना चालू हो जाएगा। पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा, ठीक है? पॉलिटिक्स मतलब ये राजनीति का भाषण नहीं है, ठीक है? ये जो राजनीति भाषण चलता है ना, उसको पॉलिटिक्स नहीं बोलते। पॉलिटिक्स का मतलब बोला मैं आपको, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रहा है, दैट इज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का खबर रखने से आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्यों रखा है, किस लिए रखा है, कब से रखा है, आप ऑटोमेटिकली क्वेरी करोगे, आप ऑटोमेटिकली क्वेरी करोगे। सीकर्स बन जाओ, सीकर्स। क्या बन जाओगे सर? सीकर्स, मतलब ढूंढते रहो सच्चाई, ओरिजिनलिटी ढूंढते रहो। तो जितना सीकर्स बनोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है? तो किसी ने एक दिन पूछा कि भारत में लोग मतलब भारत में जो हिंदू धर्म का लोग है या फिर ऐसे जो बताते हैं, तो बोलते हैं कि भारत में मतलब हिंदू धर्म क्या है, किसने लाया, क्या नियम है। तो बोलते हैं कि एक्चुअली भारत में ये धर्म जो है ना, ये एक्चुअली कोई धर्म नहीं है, ये एक्चुअली हमारा वे ऑफ लिविंग है, ठीक है? तो बोलता है कि हम लोग किसी का कमेंट नहीं मानते। कमेंट नहीं मानते मतलब जैसे कि होता है ना, स्क्रिप्चर्स में लिखा होता है, इसको पालन करना चाहिए। भारत ऐसे नहीं बना है, इसलिए भारत में डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं सिमिलर पर्सपेक्टिव में। तो मतलब क्या है कि भारत का लोग क्या धर्म नहीं मानते हैं, बट इनका कॉन्सेप्ट इज नॉट लाइक दैट कि भाई ऐसा बोला है तो ऐसा ही करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करते। भारतीय का कल्चर जो है एक्चुअली एक रिसर्च निकला है सर, उसमें बोला गया है कि देखा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा दुनिया का इंटेलेक्ट लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज। इसका मेन रीजन ये है कि सर भारतीय होने के नाते कुछ तो प्राउड होना चाहिए ना। तो थीसिस ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट भारत में इसलिए रहते हैं क्योंकि भारत कभी किसी को
किसी का कमेंट नहीं पालन करते, मतलब ऐसा बोला गया है आपको ऐसा ही सुनना पड़ेगा, ऐसा ही बोला गया ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। विथ ऑल रिस्पेक्ट टू अदर मतलब रिलीजन कॉन्सेप्ट या जो भी हो, भारत में लोग सीकर्स है, सीकर्स, सीकर्स मतलब वो हमेशा ढूंढते हैं कि भाई जीने के लिए और बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप भी ढूंढते रहो, आप भी देखना पढ़ाई भी ऐसे ही दिमाग में घुसता जाएगा, ठीक है। जब भी लॉ में पढ़ोगे, कुछ भी टैक्स में कुछ अमेंडमेंट पढ़ोगे, गवर्नमेंट का प्रोविजंस पढ़ोगे, क्यों किया है सरकार ने ऐसा डिसीजन, क्यों लिया है, सीकर्स, जितना सीकर्स बनोगे अपने आप पढ़ने का मजा आएगा। मैं कितना बोल रहा हूँ, आप खुद इतना और रिसर्च करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा सर। आई डोंट नो आप लोग मेरा बात कितना समझते हो, बट कोशिश करता हूँ आपको बताने का कि क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, ठीक है सर। आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बाकी जो सेक्शन बचा कुचा है उसका डिटेल्स बात करूंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और डिडक्शन आई होप नेक्स्ट वीक, आई होप नहीं हो जाएगा, डिडक्शंस का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराया, मैं जो मटेरियल से मैं बताया, प्रोविजंस, कैप्सूल सब कुछ शेयर कर देता हूँ, आप घर में ज़रूर गो थ्रू करें, ठीक है, ठीक है सर, बाय, फिर चलो टाटा, कोई सवाल है तो करो। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। सर।